नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है आफ्टर एप्पल नाउ गूगल प्लान्स टू असेंबल पिक्सल फोन्स इन इंडिया। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सच है और ऐसा हो सकता है। चाइना से वैसे ही लोगों का मोह भंग हो रहा है क्योंकि चाइना की दादागिरी अब चलेगी नहीं। तो भारत के लिए ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है कि गूगल पिक्सल जो है अब वो पहले एप्पल बन ही रहा था। सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री हमारे यहाँ थी। सैमसंग फ़ोन हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। दुनिया के टॉप 5 मोबाइल मैन्युफैक्चरर में आते हैं और टॉप ब्रांड्स भी अब हमारे यहाँ बन रहे हैं, चाहे एप्पल हो, सैमसंग हो और अब गूगल पिक्सल बनेगा। तो आइए देखते हैं भाई कि भारत की इस इतनी बड़ी अचीवमेंट पर पाकिस्तान के लोगों के दिलों में क्या है। टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो टॉपिक ये है कि अभी रिसेंटली गूगल ने अनाउंस किया है कि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है चाइना में, ख़ासतौर पे आईटी के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से वो जा रही है, इंडिया में शिफ्ट होने जा रही है। क्या समझते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी, अगर टेस्ला की बात की जाए, एप्पल की बात की जाए, या इसके अलावा अगर किसी टेक्नोलॉजी के हवाले से किसी भी कंपनी की बात की जाए, वो इंडिया को प्रेफर कर रहा है अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो इसकी बहुत सारी रीज़न है। मैं आज की वीडियो में आपको सिर्फ 3 ही बताऊंगा। देखिए, एक सबसे पहले आ जाती है सिक्योरिटी, उसके बाद आ जाती है अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद आ जाती है हमारे यहाँ लॉट ऑफ टैक्सेस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, जैसा कि आपने पिछले साल में देखा, इमरान खान ने 5 साल के लिए था, वो 3 साल उसने रूल किया, उसके बाद वो घर चला गया। ये तो हमेशा से होता है पाकिस्तान में। इसीलिए ना रजीम चेंज है। जब भी कोई भी गवर्नमेंट आती है, वो अपने प्लान्स लेके आती है। उनको चाहती है कि वो उनको पे डटी रहे और उन पे अपनी फॉरेन पॉलिसी को बिल्ट अप करे। जैसे ही और फॉरेन कंट्रीज़ की बात कीजिए, वो भी लॉन्ग टर्म प्लान्स को देखते हैं कि यार ये अगर गवर्नमेंट आई है जी। किसी भी कंट्री में, तो इसका प्लान कितना लॉन्ग टर्म है। सबसे पहले इसके लिए सबसे अच्छी जो मिसाल है वो अमेरिका में। आप देख लें, जितने भी ज़्यादातर रूलर्स आए हैं वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम है। 10 साल के लिए उन्होंने रूल किया, जो भी पार्टी आती है। हालांकि ये पिछले दौर में सिर्फ ये डोनाल्ड ट्रंप की दफ़ा ऐसा हुआ कि वो दोबारा से इलेक्ट नहीं हुए, वरना ये उनकी रजीम चलती आ रही है कि वो एटलीस्ट 10 साल के लिए अपना टेन्योर पूरा कर 8 साल 8 साल के लिए अपना टेन्योर अगर इंडिया की बात कीजिए, वहाँ पे भी अब यही सिस्टम आने लग पड़ा है टाइम टू टाइम के। मतलब ये है कि अब मोदी गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो उनका भी ये दूसरा टेन्योर है। इसके अलावा अब शायद तीसरा टेन्योर भी देखने को नजर आए। जी बिल्कुल। देखिए ना, वही बात है। वो अपने जो उसकी चलें, आप इन्वेस्टर की बात करते हैं सिक्योरिटी पे। देखिए, वो सिक्योरिटी इन्वेस्टर जो है उसको सिक्योरिटी देते हैं। हमारे इधर क्या होता है, अब वो पिछला आपको एक्सीडेंट याद हुआ होगा कि ये जो चाइना का मैनेजर, हमारी अच्छी और बहुत ही अच्छी जो उम्दा हमारी अवाम है, उन्होंने उसका कैसे बेहशर तरीके से उनको श्रीलंका का वो जो सा मैनेजर जी था, बिल्कुल। उनको इसके अलावा चाइना ने भी सिक्योरिटी मांगी है कि हम यहाँ पे जो बिजनेस कर रहे हैं, हमें सिक्योरिटी चाहिए। बिल्कुल। देखें, वो हमारे गवर्नमेंट जो है वो उन्हें सिक्योरिटी देने में ही नाकाम है। वो ऐसे है कि माशाल्लाह हमारी जो बरसगीर की आवाम है, एक तो है बहुत ज़्यादा जज्बाती। जो भी काम करते हैं हम जज्बाती हो जाते हैं। अब छोटा सा इशू होता है, उसकी कोई भी रीज़न नहीं होती, बस ऐसे ही हम रिसर्च नहीं करते उसके ऊपर, अथेंटिक वे में तहकीक नहीं नहीं करते, बस करते। किसी पे इल्ज़ाम लगाया और उसको मज़हब के मार हवाले। दिया। उस जब हम हमारी कौम से कुछ नहीं होता तो वो ब्लास्फेमी का उस पर केस डाल के उसको मरवा देते हैं या मार देते हैं खुद ही। तो ये हमारे सारी रीज़न हैं। ठीक है, मैं यूथ हूँ, आप भी यूथ हैं, आप अवेयरनेस रखते हैं, आपकी बातों से आइडिया हुआ आखिर हमने पाकिस्तान को बेहतर करना है। आपने कैसे बेहतर करें, कैसे अपने इमेज को बेहतर करें, जो पूरी दुनिया में शायद मजाक बनता जा रहा है हमारा इमेज, तो उसे बेहतर कैसे करें? सर, सबसे पहले तो हमें यूथ को समझना होगा कि ये हमारा जो गवर्नमेंटल सिस्टम है ये है क्या। इसमें जितनी करप्शन है, कैसे रजीम चेंज होती हैं, इसमें जो जो भी डिफ़ॉल्ट हैं वो हमें सबको सही करना पड़ेगा, जो भी फॉल्ट हैं। तो इसके लिए ज़ाहिर सी बात है, अब रजीम चेंज का यूथ ने अभी एब्सोल्युटली नॉट ने बहुत हाइप पकड़ी है। अवेयरनेस आने की ज़रूरत है और लोगों को बोलने की ज़रूरत है। बिल्कुल। जितनी देर तक हम चुप बैठे रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक जालिम के सामने डट नहीं जाएंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। उसके बाद हमें फॉरेन पॉलिसी पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। उसके बाद लॉन्ग टर्म की हमारी गवर्नमेंट आनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर इंडिया की बात की जाए, जिस तरीके से वो इंडस्ट्रियल वे में डेवलपमेंट कर रहा है, आईटी सेक्टर में डेवलपमेंट कर रहा है, और बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंडिया में आके अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रही हैं, आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में 5 साल में, 10 साल में जो इर्द गिर्द के इंडिया के नेबरिंग कंट्री हैं वो इंडिया के मुख्ताज हो जाएंगे इम्पोर्ट के लिए? क्या समझते हैं? जी बिल्कुल। देखें, अब वो तो दौर रहा नहीं है जब हम टैंगों से लड़ाइयाँ लड़ा करते थे। अब तो इकोनॉमिक वर्ल्ड वारफेयर है। जो भी है, जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा वो हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए, अगर हमने टैंक भी लेने हैं तो उसके लिए भी हमारे पास इकोनॉमी होनी चाहिए। तो जब हमारे पास इकोनॉमी ही नहीं होगी तो हम कैसे टैंक खरीद सकेंगे, कैसे लड़ेंगे? तो इसके लिए यही है कि हमें उनके साथ टैंक भी जब हम लेंगे तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन हमें सस्ता दे रहा है। जी बिल्कुल। वही ना, फिर वही उसकी कॉस्ट इशू आ जाती है। तो इसलिए हमें
हमें चाहिए कि इंडिया के साथ हम अच्छे ताल्लुकात बेहतर करें और आने वाले टाइम में हम उनके साथ ट्रेड करें, ताकि हमारे बहुत सारा जो पैसा है हम चाइना के से जितनी ट्रेड करते हैं, हालांकि हमें बहुत सारी चीज़ें सस्ती पड़ती हैं वाघा बॉर्डर के थ्रू वेजिटेबल्स में, तो हमें ईरान से बहुत महंगे दामों में मंगवानी पड़ती हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ, आपने कहा ईरान से वैसे ईरान का नाम लिया है आपने, और अभी मैंने देखा वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि ईरान से टमाटर आए थे। और आप क्या देखिए, आपके यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मजहबी प्रॉब्लम है। मजहबी प्रॉब्लम इसलिए है कि ईरान से टमाटर आए और वहां पर लोगों ने वो टमाटर फेंक दिए, क्योंकि ये शिया मुल्क से आ रहे हैं। शियाओं के टमाटर खाने से लोगों ने इनकार कर दिया, टमाटर तबाह कर दिए, सैकड़ों मतलब हजारों किलो टमाटर जो है बर्बाद कर दिए गए, और ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। इस कौम के बंदा सदके जाए जिसमें इतना तासुब है, क्यों ना अल्लाह की सख्ती और अल्लाह का अजाब इस कौम पर आए। टमाटर और प्याज ईरान से आए हैं इमदाद के तौर पे कि ले जी आप जिंदा रहें, खाएं पिएं, ये उसको फेंक रहे हैं, जाया कर रहे हैं कि ये शिया टमाटर है, ये शिया प्याज है। तो इनसे कोई बंदा पूछे भिंडी का कौन सा मजहब है, कद्दू का कौन सा मजहब है, शलजम का कौन सा मजहब है, और बाकी पालक का कौन सा मजहब है। खुदा के लिए जाहिल मौलवियों, बचाओ पाकिस्तान को, तबाह बर्बाद न करो। दुनिया तरस रही है फूड को, आवाम मर गई है भूख से। तुम जो है ना, हद हो गई यार, मतलब कॉमन सेंस ही कोई नहीं है यार। सब्जी प्याज का भी मजहब निकाल दिया इन्होंने। तो पेट्रोल आता है यूरोप से और कई और कंट्रियों से, गैस आती है डिफरेंट कंट्रियों से, वो भी बंद कर दो। पत्थर के दौर में जो तुम्हें कहा था ना पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे, ये मौलवी मिल के तुम्हें वाकई पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। तो अब आप ये बताइए कि अगर ऐसे चलेगा, मजहब इस कदर आप लोगों ने मजहब को हथियार बना लिया, वेपनाइज कर दिया है, तो कैसे चलेगा? आप ही बताइए। आपके यहां सब्जियों की मारामारी है बाढ़ के बाद, एक एक टमाटर को लोग तरस रहे हैं, 300-400 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, उसके बाद आप लोगों ने यह हालत की। अब इसके बाद भी आप कहेंगे कि इन्वेस्टर क्यों नहीं आते हैं, तो भैया ऊपर वाला ही मालिक है आपका। मंगवानी पड़ती हैं, हम इंडिया से नहीं लेते। मज़े की बात बताऊँ, शायद आपने कहीं पे न्यूज़ में सुना हो या पढ़ा हो, इंडिया के टमाटर दुबई जाते हैं, वहाँ से हम यहाँ मंगवाते हैं, महंगे कीमत। आगे हमारी इकॉनमी जिस पोजीशन पे आपको पता है, और ऊपर से हम ये हरकतें करते हैं। आपको लगता है कि इन हरकतों की वजह से हम बेहतरी की तरफ जाएंगे? नहीं, देखिए, मैंने सबसे पहली बात वही किया है कि हमें अवेयर होना पड़ेगा, हमें अपने आप रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना। बिल्कुल। देखें, अब वो इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 5th मोस्ट इकॉनमी, पावरफुल इकॉनमी बन चुका है। तो इस लिहाज से जैसे वो ग्रो कर रहा है, वो आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि वो हमारे साउथ एशिया में सुपर पावर बन जाए, मतलब साउथ एशियन किंग बन जाए। तो फिर हमें तो ज़ाहिर बात है तल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। बिल्कुल सर, हमें उनके साथ अच्छे मुआहदे करने चाहिए, फ्रेंडली माहौल क्रिएट होना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के मदद और हर मुश्किल काम में हम एक दूसरे के काम आ सकें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद कसरान। सैयद कसरान, बहुत यूनिक नाम है। क्या करते हैं? मैं जी बिज़नेस करते हैं। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी ऑलमोस्ट बिजनेस के ही रिलेटेड है कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां या 6ठा आबादी के लिहाज से बड़ा कंट्री है। यहाँ पर कोई इंटरनेशनल अगर किसी कंपनी की बात की जाए, किसी बड़े ब्रांड की बात की जाए, या आपके पास एप्पल का मोबाइल है, इसी की बात की जाए, यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं होती? क्या वजह समझते हैं? सबसे पहले तो आपका सवाल तो बहुत अच्छा है, रियलिस्टिक एक मतलब सवाल है आपका। लेकिन इसमें ये देखा जाता है ना कि हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में ये इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं आ रही। उसके लिए ये है कि एक तो टैक्सेशन के जो मामलात हैं वो बहुत डिस्टर्ब हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे आपको इंडस्ट्री फिजिबल हो कि आप लगाएं, आपको मार्जिन्स मिलते हैं। अब अगर इसका मैं बाकी कंट्री से कंपैरिजन करके आपको एक चीज़ ये बताऊं, हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं। बेसिकली हम इंडिया के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि देखें, उन्होंने भी 1947 में ही डेवलपमेंट के वे अपने जो सफ़र है उसका आगाज़ किया, हमने भी 1947 में। आज वो टेक्नोलॉजी के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, IT के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर बात की जाए, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से कहाँ चले गए और हम कहाँ पर मौजूद हैं? क्या वजह है? आप 1947 को इंडिया से कंपेयर करना छोड़ दें, आप बांग्लादेश को ले लें, 1971 से ले लें। आपका सबसे पहले इंडस्ट्री लगाने के लिए ना एक मेजर, जिस तरह मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होगी मेरी इंडस्ट्री लगाने के लिए? मुझे टैक्स फ्री जोन्स मिलें। हमारे पाकिस्तान में ऐसी कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई हुई कि हमें टैक्स फ्री जोन्स मिलें जिसमें कि हम इंडस्ट्री लगा रहे हो, हमें मार्जिन मिल रहा हो। फिर दूसरा, कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है कि जहाँ पे मैं अगर इंडस्ट्री लगा रहा हूँ मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट हो रही है। अब जिस तरह बिजनेस की सिक्योरिटी नहीं है आपको। एग्जैक्टली आपकी ना सिक्योरिटी नहीं है। फिर यहाँ पे हमें ना रॉ मटेरियल्स जो है, हम अगर रॉ मटेरियल मैं बाहर से इंपोर्ट करवाता हूँ, मुझे उसके लिए टैक्सेशन बहुत मामलात हैं। तो मेरी जो कॉस्ट आ रही है ना प्रोडक्ट की, वो कंपैरेटिवली दूसरी कंट्रीज से मेरी पाकिस्तान में लगाने से ना बहुत ज़्यादा है। फिर एक तो सिक्योरिटी ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं,
कभी कोई चेंज हो रहा है, कभी कोई चेंज हो रहा है। फिर करप्शन के जो मामला है ना, तो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने से पहले मुझे अपनी तैयारी ये करनी है कि मैंने कोई अपना मेजर कैपिटल भत्ता देने के लिए रखना है, तो इसलिए मेरे लिए फिजिबल नहीं है। लेकिन ये अगर हो जाए, आप देखें यूथ हैं और काफ़ी चीज़ों को समझते हैं, हम यूथ हैं, हम इन चीज़ों पर बात कर रहे हैं। आपने ये इश्यूज़ बताए, इनका हल भी अगर आपके माइंड में कुछ हो कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए या पाकिस्तान की आवाम को इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना चाहिए। सबसे पहले तो देखें, अब हर कोई बंदा तो इंडस्ट्री लगाने के लिए उस पे नहीं है ना, लेकिन हर बंदे की जिम्मेदारी ये है कि आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ करें जहाँ पे आपको कुछ ना ग्रोथ फैक्टर नज़र आ रही हो, कोई विजनरी हो। दूसरी बात ये है कि जो बिजनेसमैन आ गया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि मुझे क्या रिक्वायरमेंट्स है मेरी, मुझे टैक्स फ्री जोन दिया जाए, मुझे जो मेरा जिस भी मैं पार्ट को मैन्युफैक्चर करना चाह रहा हूँ, मैं कोई भी इंडस्ट्री के मुतालिक कोई भी ऐसी चीज़ लगाना चाह रहा हूँ, मुझे जो रॉ मटेरियल ना उसके अंदर कुछ ऐसी रिलैक्सेशन दी जाए, कस्टम्स ड्यूटीज़ में रिलैक्सेशन दी जाए, मुझे लैंड में रिलैक्सेशन दी जाए कि जी मुझे टैक्स फ्री जोन है जी, लैंड का कुछ नहीं पे करना। सब हो रहा है इंडिया में, वो लैंड भी उन्होंने लीज़ पे देते हैं 99 ईयर्स के लिए। रिसेंटली ताइवान की कंपनी है, उन्होंने लीज़ पे दिया है, ठीक है। वो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने जा रहे हैं इंडिया में और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी उन्होंने जो इंडिया में एग्जैक्ट रेट चल रहे हैं उससे सस्ती दी है। पानी के अगर बात करें तो ये सब चीज़ें दी हैं। तो ये देखें, एट दी एंड फ़ायदा तो उस कंट्री को ही होता है ना जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती है, उसका इमेज बेहतर होता है, उसकी आवाम को जॉब्स मिलती हैं। तो ये चीज़ें, ये अगर आम इंसान, मैं सोच सकता हूँ, आप सोच सकते हैं, गवर्नमेंट क्यों नहीं सोच सकती? सर वही बात आ गई ना, मैंने पहले क्या कहा कि देखिए, बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले इन्होंने बात की रॉ मटेरियल्स की। अच्छा, रॉ मटेरियल्स आपके यहाँ के बिजनेस को ग्रो करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं और किस तरह से वो दुश्मनी के चक्कर में, भारत से दुश्मनी के चक्कर में आपके कुछ सेक्टर्स की बैंड बज गई है, लिटरली बैंड बज चुकी है, इसका मैं आपको अंदाजा देता हूं। सबसे पहले बात आता है फार्मा पे। फार्मा से दवाइयां बनाने की बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है, वो कच्चा माल यहां से पाकिस्तान जाता था। अब वो इमरान खान ने वो ट्रेड बंद कर दी, सारा कारोबार बंद कर दिया। उसका नतीजा क्या हुआ कि आपकी फार्मा सेक्टर में मच गया हाहाकार। जो आपकी दवाई बनाने वाली कंपनीज हैं, वो कंपनीज लगातार कहती रही कि भैया जल्दी खोलो, रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल नहीं होने से क्या हुआ, 30 से 35% आपकी दवाइयों के दाम बढ़ गए। फार्मा के बाद अगर मैं बात करूं आपके टेक्सटाइल सेक्टर की, टेक्सटाइल सेक्टर भी आपका बहुत अच्छा खासा ग्रो कर रहा था। लेकिन इमरान खान के एक अदने से फैसले ने क्या किया, एक ना समझी भरे फैसले ने क्या किया कि कॉटन की इंपोर्ट बंद करा दी इंडिया से। अब कॉटन आया नहीं, यान आपके यहां जा नहीं रहा है, और इन्हीं दोनों चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है टेक्सटाइल कपड़े बनाने में, जो आप एक्सपोर्ट करते हो, जिससे आपके पास डॉलर्स आते हैं। उसके बाद क्या हुआ, हाहाकार मच गया। तीसरी बात क्या हुई कि जो सरकार की सहूलियतों की ये बात कह रहे हैं, बिजली आप सस्ती दे नहीं रहे हो, बिजली आप बना नहीं रहे हो, चाइनीज पावर कंपनीज पर चाइनीजों का कब्जा है, उनके पैसे आपने दिए नहीं। भिखारी होने का मतलब तो यही है ना, पैसे आपने दिए नहीं। उसका नतीजा क्या हुआ, पावर कट होने लगे, लोड शेडिंग होने लगी। आपकी 100 से ज्यादा कॉटन मिल्स जो हैं, टेक्सटाइल मिल्स जो हैं, वो पिछले कुछ सालों में बंद हो चुकी हैं। अब आप सोचिए कि जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उस सेक्टर को आपकी सरकारों ने बंद करा दिया, लिटरली। क्यों? क्योंकि भारत से दुश्मनी निभानी है भाई। हम जिद में आ गए। तो जिद में आके किसका नुकसान हुआ? आपका नुकसान हो रहा है। इकोनॉमी खराब किसकी हो रही है? आपकी हो रही है। चीजों की महंगाई किसकी हो रही है? आपकी हो रही है। लेकिन भाई रहिए जिद में, आप अपने क्या कर सकते हैं? आप, हर बंदा तो बिजनेसमैन नहीं है ना, लेकिन जो हर बंदे का एक फ़र्ज़ बनता है वोट देना। वो कम से कम इतना तो इस ज़माने में शऊर आ जाना चाहिए कि यार हमारा मुल्क, अगर यही कंपैरिजन देख लें आपका 1947 वाला, आज देख लें जी 2023 चल रहा है, 2022 है, अब क्या करना है हमने? ठीक है, अब टैक्सेशन के मामला तो हमारे इतने डिस्टर्ब हैं, यहाँ पे टैक्स देने लग जाओ, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर अब जिस तरह आजकल बिजली के बिल आ रहे हैं जी, फ्यूल एडजस्टमेंट लग रही है। मुझे बताएं, मेरे पास इतनी क्या चीज़ होगी? मैंने लेबर भी देखनी है, मैंने टैक्सेशन मामला देखने, मैंने लैंड देखनी है, फिर मुझे सबसे बड़ा जो मेजर टारगेट मुझे फेस करना पड़ेगा ना जी, मुझे कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट देनी है। कॉस्ट इफेक्टिव तो मेरी है ही नहीं। कंपटीशन है, जाहिर बात है, आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसका कंपटीशन होगा। मेरी पाकिस्तान में तो कॉस्ट इफेक्टिव हो ही नहीं सकती ना, इसलिए रीज़न ये है कि जी मेरे जब ये बाकी जो मेरे इतने जो लवाजमात हैं, मैं उसको पूरे करने लग जाऊंगा, तो मेरी प्रोडक्ट की तो जो कॉस्ट है वो हाई चलेगी। हाई चली गई, ना मैं इंपोर्ट करने जोगा रहा, ना मैं अपने नेशनल लेवल पे सेल करने जोगा रहा, तो इस वजह से पाकिस्तान में नहीं आ रही। कि अगर मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बात की जाए, दुनिया के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं, पाकिस्तान में वो क्यों नहीं आते, और इंडिया को प्रेफर करने की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात ये है कि हमारी जो इकॉनमी है और जो पॉलिसीज़ हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे जो हैं वो रिलायबल नहीं है।
लोग हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। सेकेंडली ये है कि हमने कभी ऐसी पॉलिसी डेवलप ही नहीं की, ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को दिया ही नहीं जो वर्किंग प्लेटफॉर्म हो ताकि लोग उस पर काम करें और डेवलपमेंट हो सके। डिफरेंट कंट्रीज़ में देखें, लाइक चाइना में अगर बात करें, उनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। नॉर्मली ये माना जाता है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उनकी इकॉनमी फॉल करती है, लेकिन चाइना की पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा और उनकी इकॉनमी भी टॉप पे है। और इंडिया की भी पॉपुलेशन कहने में और सुनने में ये आ रहा है कि आने वाले कुछ सालों में नंबर 1 पे आ जाएगी, चाइना को क्रॉस कर जाएगी। और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि हम अपनी पॉपुलेशन को कम नहीं करेंगे, मतलब इसके ऊपर कंट्रोल प्रॉपर नहीं करेंगे। अगर बढ़ रही है, प्रोडक्टिव वे में बढ़ रही है तो बढ़ती जाए। पॉपुलेशन इंक्रीज होना इकॉनमी को नीचे लेके जाने का साइन नहीं है। आप जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसको प्रोडक्टिव वे में लेके जाएं, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें, ऐसी इंडस्ट्री क्रिएट करें, ऐसी पॉलिसीज फॉर्म करें ताकि हर पर्सन अपना अपना रोल प्ले करे और आपका जो कंट्री है वो टॉप ऑफ द लिस्ट जा सके। टॉप ऑफ द लिस्ट में जाए। पाकिस्तान भी दुनिया का 5वां 6वां बड़ा कंट्री है आबादी के लिहाज से। पाकिस्तान में क्यों नहीं ऐसी कोई कंपनीज आ रही, कोई मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से? यहाँ पे हर ख़रीदारी तो बहुत है, सेल तो बहुत है कंपनीज की। आई थिंक जो इसका मेन इशू है वो हमारा पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो मेन रोल है। इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये है। अब आने वाले टाइम में जैसे देखा ये जा रहा है कि इंडिया और चाइना का काफ़ी कंपटीशन नज़र आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, दुनिया मान रही है इस चीज़ को। अगर आने वाले टाइम पे इंडिया चाइना को क्रॉस कर जाता है और एशिया में इंडिया के हवाले से देखा जाए तो ये हो जाता है कि इंपोर्ट करना मजबूरी हो जाती है तमाम कंट्रीज़ की, फिर पाकिस्तान क्या करेगा? क्या पाकिस्तान फिर भी फिर इंपोर्ट रोकी रखेगा या नहीं? आई थिंक सो। जो हम इंपोर्ट इंडिया से नहीं कर रहे ये कोई गुड साइन नहीं है। हमें जहाँ से भी अच्छी जो क्वालिटी की चीज़ें मिलें, जहाँ से अच्छे हमें बेनिफिट्स मिले, हमें वहाँ से इंपोर्ट करनी चाहिए, वो चाहे चाइना हो चाहे इंडिया हो। ये तो एक हमारी एक एक्सट्रीम पोजीशन है कि हम जी इंडिया से इंपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखिए जी, ये हैं पाकिस्तान के एजुकेटेड लोग, एजुकेटेड यूथ जो कि चाहती है कि अवाम का सिर्फ फ़ायदा हो, जिससे मर्जी आप ट्रेड करें, आप इंडिया से करें, चाइना से करें, और आप अफ़गानिस्तान से करें, बांग्लादेश से करें, यूएस से करें, जिधर से फ़ायदा मिले वहाँ से ट्रेड करें। लेकिन ये चीज़ हमारे जो हुक्मरान है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसे क्यों नहीं समझ आती? बेसिकली इसमें उनके पर्सनल इंटरेस्ट है। जो हमारे लोगों के इंटरेस्ट हैं वो फर्स्ट चॉइसेस पे नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट फर्स्ट चॉइस पे है यहाँ पे। ठीक है, ये वजह समझ यही वजह मेन यही वजह। अगर हमारे लोगों के इंटरेस्ट होते तो डेफिनेटली हम उसी काम में जाते जहाँ पे हमें ज़्यादा बेनिफिट होता। आप इस हवाले से सिर्फ 1-2 मिनट की अगर बात करें कि क्या वजह समझते हैं कि इंडिया में ये बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, इंडिया उन्हें क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है, ऐसी क्या पॉलिसीज़ हैं इंडिया की कि आप गूगल देख लें आप, या इसके अलावा कोई बड़ी कंपनी देख लें, IT की फील्ड की खास तौर से बात की जाए तो इंडिया हब बनता जा रहा है। ये जैसे भाई ने कहा था कि सबसे जो हो सकता है कि एजुकेशन का भी इसमें मसला है कि लो लेवल तक एजुकेशन अभी तक पाकिस्तान में नहीं पहुंची एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अगर हम देखें उठा के तो उनका जो बच्चा है वो अच्छा खासा मैथ सोल्व कर लेता है। हमारे यहाँ पे मास्टर लेवल तक पहुंचने के बाद वो टेस्ट के लिए पूछ रहे होते हैं कि सर टेस्ट कहाँ से आएगा। तो एक तरह से वहाँ पे एजुकेशन पहुँची हुई है, उन्हें पता है कि वहाँ पे बच्चा जानता है और वहाँ पे लेबर जो है उन्हें वो अनएजुकेटेड नहीं मिलेगी। अच्छा, आपने बोला कि एजुकेशन वहाँ पे ज़्यादा है, नो डाउट एजुकेशन वहाँ पे ज़्यादा है। 1947 में हमने भी सफ़र का आगाज़ किया तरक्की के, उन्होंने भी 1947 में ही अपना एक प्रोसीजर जो है वो डेवलपमेंट का स्टार्ट किया। फिर क्यों और कैसे उनकी एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो गया, उनका IT सिस्टम बेहतर हो गया, उनकी पॉलिसीज़ बेहतर हो गई? आखिर क्या वजह है? देखा ये जाता है कि आबादी जहाँ की ज़्यादा है वहाँ पे मसाइल ज़्यादा होते हैं। अगर इसमें देखें तो शायद हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये साइंस जो है ये तो एक शैतानी अमल है, तो हम इसे इतना ज़्यादा नहीं करते। ऐसे स्टार्टिंग में हमने तो इवन फ़ोटो खींचना भी ये कहते थे कि जो फ़ोटो खींचेगा वो शायद दायरा इस्लाम से बाहर हो जाएगा, और आज हम लोग फ़ोटोज़ भी खींच रहे हैं, वीडियोस भी बनवा रहे हैं, जो अब मैं उलमा इकराम की बात कर रहा हूँ, और प्रॉपर यूट्यूब चैनल भी बनाए हुए हैं। और भी इसमें अच्छा, याद दिला दूं कि ये काम सिर्फ तभी नहीं होता था, ये काम अभी भी आपके यहाँ हो रहा है। अब तो आपके यहाँ बाकायदा TV शोज आते हैं जिस पर मौलवी और मौलाना बच्चों को ये बता रहे होते हैं कि बॉस, धरती जो है वो घूमती नहीं है, धरती स्थिर है। मौलाना बताते हैं कि उनके यहां तो सिंध में एक मौलाना के पास अपना सूरज और चांद है। तो अगर आप यही पढ़ाई पढ़ाओगे, अभी भी चल रहा है, आप लोगों ने 75 साल में कुछ सीखा नहीं है, अभी भी चल रहा है,
और अगर इसी तरह की चीजें चलेंगी तो क्या होगा, सुनिए जरा। ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की गोरे ने। गोरे के बाप जानता है साइंस को। ये सब कुछ हमारा था। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा, साकिन का स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की। हमें ये सुनने और देखने के बाद हंसी आती है, और जब मैं इस पर सवाल पूछता हूं, जब मैं इस पर थोड़ा सा मतलब कड़ी भाषा का इस्तेमाल करता हूं, तो लोग कहने लगते हैं जी इस्लाम के खिलाफ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भैया, इस्लाम के खिलाफ नहीं हुआ हूं मैं जो सच्चाई दिख रही है उसको बयां कर रहा हूं। आपको नहीं मानना मत मानो, आपकी मर्जी है, लेकिन आपके नहीं मानने की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप जो है वो डेवलप नहीं कर रहे हो, और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। तो ये आपको तय करना है कि आपको दुनिया के साथ चलना है कि आपको वही 1400 साल पुराने जंजीरों में जकड़ के रहना है। डिपेंड आप पे करता है ना। तो ठीक है भाई, अगर आपको मानना है कि भाई मौलवियों के पास अपने सूरज और चांद थे तो मानिए। अगर आप मौलाना कहता है कि भाई ये जो धरती है वो घूमती नहीं, वो स्थिर है, तो आप मानिए। लेकिन हकीकत तो कुछ और है ना, सच्चाई तो कुछ और है ना। और बाकी दुनिया इस सच्चाई को मानकर उसके साथ चल रही है, तो वो डेवलप कर रही है, और आप पीछे रह गए हो। आप रहिए वहीं पे। आई थिंक हमारी जो एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। और थर्ड जो सेकेंडली है वो ये है, जो एजुकेशन है वो जस्ट हमारी थ्योरी बेस है, प्रैक्टिकल बेस नहीं है। हम सारी, और इंडिया की अगर आप बात करें, उनकी सारी साइंटिफिक एजुकेशन प्रैक्टिकल बेस है, जिसकी वजह से वो डे बाय डे जो है डेवलपिंग मोर एंड मोर जो है डेवलप हो रहते जा रहे हैं। ठीक है, इंडिया से हमें सीखने की ज़रूरत है, या फिर अभी भी यही माइंड रखेंगे कि जी वो हमारा हरीफ है, वो हमारा उसके साथ दुश्मनी है, हम तो उसका नाम ही नहीं लेंगे, सीखेंगे ही नहीं। आई थिंक जो हरीफ होता है उसको हर फील्ड में compete किया जाता है, तो हमें जहाँ पे compete करना था वो हम नहीं कर रहे, हम जस्ट बाय वर्ड्स हरीफ बना रहे हैं। तो ऐसा जो है, आई थिंक ये कोई भी कंपटीशन अब हमारा इंडिया से बनता नहीं है, वो हमसे काफ़ी आगे है। इस वक्त हमें काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, कंपटीशन की बजाय हमें सीखने की ज़रूरत है, सीख के अपने आप में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हुरैरा। आपका नाम? मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम और हुरैरा, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। क्या करते हैं आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं भाई। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक छोटा सा लाइट मोड में क्वेश्चन आपसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से करते हैं कि आप ये जो काम कर रहे हैं जिस फील्ड में, आपको लगता है कि यहाँ पे क्वालिटी स्टडी है, क्वालिटी एजुकेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से पाकिस्तान में? क्वालिटी तो है, लेकिन आगे जाकर ना स्कोप नहीं है किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके। मतलब अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस में हम जॉब वगैरह अप्लाई करते हैं ना, पाकिस्तान में ये है कि जैसे 60 डिपार्टमेंट्स होते हैं एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। 60 डिपार्टमेंट, लेकिन ना 7 काम, जो 60 डिपार्टमेंट मतलब काम है ना, वो एक बंदा कर रहा होता है, और उसकी पे भी एक काम जितनी होती है। इसलिए ये बड़े मसले हैं, सैलरी भी कम है और काम पर प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। मुझे आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसकी तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां 6वां बड़ा कंट्री है आबादी के लिहाज से, तो फिर यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स क्यों नहीं लगाती? इंडिया की बात कीजिए, वहाँ पे प्लांट्स भी लग रहे हैं, इवन चाइना को कम्पीट करता नज़र आ रहा है इंडिया। सबसे मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं अब, ठीक है। उसके बाद ये कि हमारी गवर्नमेंट है ना, वो स्टेबल नहीं है। अब जैसे ये कि सबसे मेन इशू करेंसी भी है, करेंसी भी इसकी पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है अब। तो अब इंडिया में प्लांट इस वजह से लगते हैं कि वहाँ पे अब मतलब डिफरेंस तो है ना, जैसे वहाँ यहाँ का 1 लाख है, वहाँ का 2 लाख बनेगा। 2 लाख नहीं, शायद 3 लाख के राउंड अबाउट बन चुका हुआ है। इस तरह उनकी करेंसी ज़्यादा है, यहाँ की करेंसी कम है। मेन रीज़न यही बनती है। और गवर्नमेंट भी स्टेबल नहीं है। गवर्नमेंट मतलब टैक्स लेती है, कोई प्लांट लगाता भी है ना, तो उसमें टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे, ड्यूटी बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी। अब गाड़ियों की मिसाल ले लें, फैसिलिटीज़ नहीं उस तरीके से प्रोवाइड की जा रही इन्वेस्टर को, जिसकी वजह से गाड़ियों की मिसाल ले लें, गाड़ी में अब देख लें इतनी ड्यूटीज़ बढ़ गई हुई हैं, कोई
आम बंदा कोई अफोर्ड कर ही नहीं सकता गाड़ी कोई। अफोर्ड कर नहीं सकता। आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि क्या वजह है कि इंडिया को प्रेफर किया जाता है, अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, पाकिस्तान को क्यों नहीं प्रेफर किया जाता? उनकी पॉलिसीज़ कुछ बेहतर हैं क्या? क्या समझ? ये ज़्यादातर इसका ये है कि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है यहाँ की, क्योंकि करेंसी भी इतनी नहीं है इधर, तो ये सिर्फ आपस में ही चल रहा है कि क्योंकि इधर वो भी अगर सॉफ्टवेयर के लिहाज से देखा जाए तो इधर सिर्फ वो प्लेटफॉर्म भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाओ, वहाँ जस्ट वेब डेवलपमेंट, यानी कि कोई ये नहीं कि मशीन लर्निंग एआई में चला जाए ये बोले, वो इधर फैसिलिटीज़ है ही नहीं। यहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर के हवाले से कुछ किया जाता है तो वो सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में जो कंप्यूटर एजुकेशन है वो अभी तक वही पुराने जमाने वाला विंडोज 95 वाले जमाने में फंसा हुआ है, और यहाँ पर विंडोज 11 आ चुका है। तो इतना जो जनरेशन गैप है, इस गैप की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और दुनिया तो अब एआई की तरफ बढ़ रही है, क्वांटम कंप्यूटर की तरफ बढ़ रही है, और क्वांटम कंप्यूटर में और एआई में भी भारत बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ हासिल कर चुका है और आगे बहुत ज्यादा कुछ करने वाला है। अब सोचिए कि भारत ने तो अपना सुपर कंप्यूटर तक बना लिया है, और पाकिस्तान अपना कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर छोड़िए, कंप्यूटर तक नहीं बना पाता पाकिस्तान। कितनी कितनी बड़ी बात है ये कि हमने सुपर कंप्यूटर बना लिया और आप अभी एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। यही कहना, यही नॉर्मली कहना। अच्छा, मुझे ये बताएं अब इसका हल क्या है? आखिर पाकिस्तान को हमने आगे लेकर जाना है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम यूथ हैं, हमने काम करना है, अवेयरनेस लानी है, तो क्या हल है? कैसे हम बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान को? कैसे हम अपना इमेज इंटरनेशनली बेहतर कर सकते हैं कि यहाँ पर आकर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करें? बेहतर इस तरह ही हो सकता है कि जो यहाँ के लोग हैं ना, वो खुद अपने आप को स्टेबल करें। ठीक है, मतलब वो खुद ये शो करवाएं कि हम लोग ठीक हैं, अब टैक्सेस वगैरह कम करें, ड्यूटी से। अब ये नई को मत आई, इन्होंने नया लोन अप्लाई कर दिया है, मतलब जो आ रहा है वो नया अप्लाई कर रहा है लोन। एक बंदा आता है वो लोन उतारता है, अगले बंदे आगे फिर लोन ले लेते हैं। ये कुछ स्टेबिलिटी होता है, कोई काम होना आगे। उतार तो खैर अभी तक कोई नहीं सका प्रॉपर वे में, लेकिन ये लेते हर कोई लोन ले रहा है आईएमएफ से। चले, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, तो वीडियो खत्म हो गया और देखा आपने क्या क्या बातें हुई। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत की डेवलपमेंट के लिए जो सबसे ज्यादा दो चीजें नजर आती हैं। एक तो नजर आता है कि भारत के जो लोग हैं, जो यूथ है, जो बाकी लोग हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने भविष्य को देखा और उस हिसाब से काम किया जिससे भविष्य में ये आगे और बढ़ेगा, इस हिसाब से काम हो। दूसरी चीज कि यहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप रही है, वो आज की नहीं मैं कह रहा हूं, पूरे 75 साल की कह रहा हूं, उनमें कुछ ना कुछ विजन रहा है। अगर पिछले 8 साल की बात करूं, जब से मोदी जी आए हैं, तो इनका भी विजन दिखता है। इंफ्रा पे जोर है इनका बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे जोर है इनका बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे तो बेरोजगारी पर असर पड़ेगा, रोजगार मिलेगा, इस पर जोर है। तो इसका नतीजा है कि आपको सामने दिख रहा है कि आईटी का एक्सपोर्ट बढ़ा, आपका नए नए बिजनेस आने से रोजगार मिल रहे हैं, आपको इंफ्रा डेवलप हो रहा है, उससे भी रोजगार मिल रहा है, और इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि अगर विजन नहीं है तो आपका हाल पाकिस्तान की तरह हो जाएगा। पाकिस्तान की जनता ने अपने नेताओं से पूछा ही नहीं कि आप अगले 50 साल या 20 साल का प्लान क्या है, आपका विजन क्या है, आप इस देश के लिए क्या करने जा रहे हैं, आप इस देश की एजुकेशन पॉलिसी के लिए क्या कर रहे हैं, आप इस देश के स्पेस साइंस के लिए क्या कर रहे हैं, आप इस देश के टेक्नोलॉजी के लिए क्या कर रहे हैं, आप इस देश में रोजगार लाने के लिए कौन से प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। तो ये विजन दिखाना देना सरकारों का काम होता है। और माजरत के साथ, यानी कि माफी मांगते हुए कह रहा हूं, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान में अब तक एक भी नेता ऐसा नहीं आया जिसने ये विजन दिखाया हो वहां की आवाम को। तो आवाम को भी नहीं पता कि विजन क्या होना चाहिए, और बाकी तो जनता जो है वो जानती ही नहीं है कुछ, नेता आप ही में से चुन रहे हो, ये दिक्कत है। रही बात इंडिया में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के आने की, गूगल के आने की, तो देखिए इसके लिए हमने बड़ा परिश्रम किया है। हमने पिछले 75 साल में जी जान एक कर दिया है, और सबसे ज्यादा जोर हमने अपने एजुकेशन सिस्टम पर लगाया है, जिसका रिजल्ट अब दिखना चालू हुआ है। और इसीलिए हम लगातार अपने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करते हैं, पॉलिसीज को बदलते हैं, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं और भविष्य को देखते हुए काम करते हैं। आज अगर इंडिया ने भविष्य सेमीकंडक्टर में देख लिया है तो उस पर काम चालू हो चुका है। $20 बिलियन की डील ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ की जा चुकी है। तो इसका असर क्या होगा?
5 साल बाद इसका असर दिखेगा, जब सैकड़ों अरब डॉलर का बिजनेस सेमीकंडक्टर में इंडिया करेगा और फिर पाकिस्तान से कहा जाएगा कि हमारे पास ये नहीं है तो हमारे पास वो नहीं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास विजन नहीं है, आप इतनी दूर की सोच ही नहीं रखते, आपके दिमाग में ये बात ही नहीं आती कि भाई हम ये सोचेंगे अभी से करना शुरू करेंगे तो 20 साल बाद ये करेंगे। आप लोग बड़े शॉर्ट गोल वाले हो, आप देखते हो क्या बस अभी कितना फायदा हो जाए, अभी कितनी जेब भर जाए, ये हालत है। तो मैं तो अभी भी कहता हूं कि सारी जिम्मेदारी, सारी गलती पाकिस्तान की जनता की है। अगर वो अपने नेता से खुश नहीं है तो उनको उखाड़ फेंके, उतार दे, सड़कों पर उतर जाए, लेकिन नहीं तो आप घरों में बैठे रहोगे और उसके बाद चाहोगे कि अपने आप सब ऊपर वाला छड़ी घुमाए और सब कुछ ठीक कर दे। तो देख लो 75 साल में क्या हुआ आपका, ऐसा नहीं होता। तो आने वाले वक्त में अभी और भी कई बड़ी बड़ी कंपनियां आने वाली हैं और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं और भारत की इकोनॉमी टॉप 5 में पहुंची है, वो जल्दी ही टॉप 3 की तरफ अग्रसर हो जाएगी। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।